अगर आपने भी CUT/UG का एग्जामिनेशन दिया है और CUT/UG के थ्रू आप चाहते हो दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्सेज संचालित होते हैं, कितनी फी लगेगी, कौन से कोर्स में कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से कॉलेजेस जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, तमाम चीजें हैं। हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे, कितनी फी लगती है हॉस्टल की, वो भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो तमाम चीजें हैं। और एडमिशन प्रोसेस के बारे में पहले ही वीडियो मैंने बना दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे एडमिशन होता है, वो वीडियो आप जाकर के विजिट करिएगा। इसके साथ ही मैंने BHU, JNU और AU के ऊपर ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, तो उसको जाकर के देखिएगा। उसमें भी बहुत डिटेल में हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में, जितने मैंने नाम लिया है सबके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। आज ड्यू के बारे में बात कर रहे हैं, आगे चल करके और भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर CUT से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो सबसे पहले हमारा जो है होता है फोकस होता है NIRF रैंकिंग के ऊपर। तो ये NIRF रैंकिंग 2025 का देखें अगर, तो JNU का रैंक मैंने बताया था 2, BHU का बताया था हमने कि 6 है, और अगर देखें तो AU का जो रैंक है वो तो 100 लिस्ट से ही बाहर है, 100 टॉप 100 लिस्ट से ही बाहर था, तो उसके बारे में उतना चर्चा नहीं करी। बट ये जो DU है ये 5वें रैंक पर आपको मिल जाएगा। ये ओवरऑल गलत लिखा हुआ है, ये यूनिवर्सिटी कैटेगरी जो होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी, उसमें हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे कैटेगरीज होते हैं। कॉलेज का अपना कैटेगरी होता है, यूनिवर्सिटी का अपना होता है, एक ओवरऑल कैटेगरी अलग होता है। तो ये जो यूनिवर्सिटी की कैटेगरी है उसमें आपको ये 5वें नंबर पर मिल जाएगा। स्कोर आप देख सकते हो, आउट ऑफ 100 इसका इतना स्कोर है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया कि भाई 5वें नंबर पर है, तो बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अब एक चीज और कि कॉलेज वाला थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि अगर टॉप 13 देखोगे तो टॉप 13 में 8 कॉलेज जो हैं वो DU के ही हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो DU आपको भारत के सबसे बेहतरीन कॉलेज में पढ़ने का मौका देता है। तो अगर आप DU में एडमिशन लेते हो तो इट मींस कि आप इन कॉलेजेस में से किसी में अगर एडमिशन ले लेते हो, जैसे हिंदू कॉलेज में, तो ये भारत का अभी का मतलब 2025 का रैंकिंग देखें तो अभी का ये सबसे बेहतरीन कॉलेज माना जाएगा, क्योंकि NIRF रैंकिंग में ये सबसे तगड़ा, देखो यहाँ भाई 84.10 यहाँ पर इसका ये स्कोर है 100 में से, और हिंदू कॉलेज सबसे टॉप पे बना हुआ है। फिर मिरांडा हाउस है, फिर हंसराज है, किरोड़ीमल है, फिर यहाँ पर क्या है, सेंट स्टीफन। तो टॉप 5 तो DU के ही है। तो मतलब एक तो ये है कि भाई भारत के बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी DU, उसमें से भी भारत के नंबर 1, नंबर 2 कॉलेज जो है, नंबर 3, नंबर 5, ये सब कॉलेजेस में आप एडमिशन लेने का मौका आपको मिलेगा। तो आप खुद ही समझो कि भाई इसका क्या यहाँ पर एक तगड़ा एकदम इस कॉलेज आपको मिल जाएगा। DU में एडमिशन लोगे अगर खासकर इनमें ले लेते हो। और यहाँ भी है कुछ और भी, जैसे ये आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है, DU का ही है, ठीक है। और भी हैं जैसे कि श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, ये जो है साउथ कैंपस का कॉलेज है, देशबंधु कॉलेज, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारे कॉलेज हैं। और भी देखो टॉप 100 में देखोगे तो आपको बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे जो कि DU के हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपको टॉप 13 दिखा रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया भाई, बहुत तगड़ी रैंकिंग है इसकी। तो रैंकिंग के मामले में तो भाई बहुत आगे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखो कैंपस के बारे में, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 3 कैंपसेस में ये बांट के रखा है इन्होंने, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। देखो अगर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस दिखेगा, और साथ में ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस दिखेगा। तो हमने ईस्ट और वेस्ट को ऑफ कैंपस में डाल दिया है, ठीक है। तो ये इतने सारे, अब देख लेते हैं भाई कॉलेज कौन कौन सा है। तो नॉर्थ कैंपस का सबसे पहले देख लेते हैं। नॉर्थ कैंपस में, तो नॉर्थ कैंपस में आप देखोगे कि इतने सारे, मतलब टोटल शायद 16 हो जाएंगे, देख लेना एक बार, जोड़ लेना। तो ये इसमें 16 कॉलेजेस हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। किरोड़ीमल कॉलेज है, दौलतराम कॉलेज है, हंसराज हिंदू। तो ये नाम आप पढ़ लो यहाँ पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उठाया है, DU का जो अपना वेबसाइट है वहां से, ठीक है। तो ये सब नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं, और नॉर्थ कैंपस ज्यादा अच्छा माना जाता है, मतलब कॉलेज जो है बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ का कट ऑफ भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, ये ऑफ कैंपस आ गया, साउथ कैंपस कहाँ गया जी, नॉर्थ कैंपस, अरे साउथ कैंपस वाला डिलीट हो गया क्या? अच्छा ये साउथ कैंपस, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ कैंपस देखें तो साउथ कैंपस में आपको आर्यभट्ट कॉलेज देखने को मिलेगा, गार्गी कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज जो कि अभी आपको दिखाया था, ये शायद 7th या 8th नंबर पे अभी NIRF में दिखाया था। जीसस एंड मेरी कॉलेज है, मैत्रेयी कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स है, राजधानी कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, ये भी आपने अभी देखा था हमने, ठीक है। ये रामलाल आनंद कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स है, इधर भी है और यहाँ भी। तो ये सारे के सारे हैं साउथ कैंपस के कॉलेज। अब देख लेते हैं ऑफ कैंपस के कॉलेज। तो ऑफ कैंपस में ज्यादा कॉलेजेस हैं, टोटल यहाँ पे 20 आपको दिख रहे हैं, और भी कॉलेजेस हैं। तो ये आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, ठीक है। ऐसे करके आप नाम पढ़ लो, क्योंकि इतना पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करनी है। तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप
देख सकते हो, पढ़ सकते हो कौन कौन से कॉलेज हैं जो कि ऑफ कैंपस में आते हैं। अच्छा, ऑफ कैंपस में कुछ कॉलेजेस हैं जो कि ओनली वुमेन्स कॉलेज है, तो मतलब वुमेन कॉलेज है तो साउथ कैंपस के, तो ये देख सकते हो। जैसे अदिति महाविद्यालय ऑफ कैंपस में है, भागिनी निविता कॉलेज है, भारती कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स है, ये मतलब कि वुमेन्स कॉलेज है, और यहाँ पर ये साउथ कैंपस के, सॉरी ऑफ कैंपस के कॉलेज है, ठीक है, ऑफ कैंपस, और ये वुमेन ओनली कॉलेज है, यानी कि केवल यहाँ पर महिलाएं पढ़ाई करती हैं। तो ये सारे कॉलेज हैं, ये पढ़ सकते हो ना, माता सुंदरी कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज है, ये सारे कॉलेज है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपने तो एग्जाम दे दिया होगा, लेकिन आपका कोई भाई बंधु है जो तैयारी करना चाहता है 2027 के लिए CUET की, तो आप उनको हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। हमारा श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है, इसमें BA BSc BCom सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उनको जरूर बताइएगा। बहुत शानदार तरीके से क्लासेस चलेंगी, 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उनको बता दीजिएगा, और उन फी आप देख सकते हो। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर तमाम कोर्सेज है, मतलब जितना सोच सकते हो लगभग सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। BA के कोर्स बहुत सारे हैं, तो BA लैंग्वेज के कोर्स और BA सोशल साइंसेज के कोर्स सब यहाँ पर अवेलेबल हैं, और यहाँ पर BA ऑनर्स भी है और BA जो है आपका BA प्रोग्राम भी है, दोनों ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे कोर्सेज देख सकते हो ना, ये ऑनर्स है तो मतलब ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री, हिंदी पत्रकारिता, हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, ये जर्नलिज्म ऑनर्स, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो BA के कोर्स तो है ही, और तमाम कोर्सेज हैं। और फिर यहाँ पर बात करते हैं साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज, तो ये भी जो है साइंस के कोर्सेज जैसे एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, ये सब है, मतलब जितना सोच सकते हो सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स भी है, ठीक है, और देखो बीटेक का भी कोर्स है IT एंड MI में, ठीक है, तो बीटेक का भी कोर्स देखने को मिलता है। फिर और देखें कोर्सेज, तो यहाँ पर BSc प्रोग्राम में ये सारे कोर्सेज आ जाते हैं, मतलब BSc ऑनर्स तो पीछे दिखा दिया, ये सब के सब BSc प्रोग्राम के कोर्सेज है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, ये सारे कोर्सेज, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखते हैं BCom के भी कोर्सेज है, तो BCom ऑनर्स भी है और BCom प्रोग्राम भी है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कि ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, BBE है, BMS है और BBA FIA भी है, पूरा नाम आप पढ़ सकते हो। तो ये सारे BCom के कोर्सेज है, और मतलब जो मैनेजमेंट वाले कोर्सेज आ जाते हैं इसमें आ जाते हैं। वोकेशनल स्टडीज के कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, पढ़ सकते हो नाम। आगे बढ़ते हैं, अब आपके पास म्यूजिक के कोर्स भी है, एजुकेशन के भी कोर्स है, और फाइन आर्ट्स के भी कोर्स हैं। तो ये तमाम मतलब जितना सोचोगे ना, जिस कोर्स में लेना चाहोगे लगभग सारे कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पत्रकारिता वाले भी कोर्स यहाँ पे है, ठीक है। ये देखो, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वही है जो सब जगह होता है, 10+2 आपका होना चाहिए। 10+2 आपने किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से, तो आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ऑफकोर्स आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। प्रोसेस हमने समझाया पिछले वीडियो में, जो DU के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो उसको आप देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने बताया कि कैसे आपका एडमिशन होता है, तो पूरा एडमिशन प्रोसेस हमने समझा रखा है। CUET का एग्जाम देना होता है, आपने दिया ही है, तो आराम से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। एक और चीज कि यहाँ पर जो दिया गया है कि द पर्पज फॉर ascertaining the minimum eligibility, the mark sheet degree of only one board will be considered। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी है, तो यूपी बोर्ड में मैंने जितने भी सब्जेक्ट लिए थे, मान लो बहुत सारे सब्जेक्ट लिए, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पर क्या है कि मान लो कि हमारा जितना भी सब्जेक्ट है उसका मान लो कि रिजल्ट आ गया, और मान लो कि किसी और सब्जेक्ट से मैं इग्नू से जाकर के, मतलब ओपन स्कूल नहीं थे, इग्नू कोई जरूरी नहीं, इग्नू मतलब ओपन स्कूल से जाकर के मैं कोई और कोर्स कर लेता हूँ, ठीक है, किसी और सब्जेक्ट में, तो वो एलिजिबिलिटी में वो माना नहीं जाएगा, उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल, इफ अ कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन विथ 5 सब्जेक्ट एक्सेप्ट फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है, तो आपने मैथमेटिक्स नहीं लिया था, आपने 5 सब्जेक्ट लिए थे, मैथमेटिक्स आपके पास नहीं था, फिर क्या करते हो आप कि यहाँ पर आप मैथमेटिक्स लेकर के पास हो जाते हो, कहाँ से, किसी मतलब ओपन स्कूल से, ठीक है। तो मान लो कि आप इग्नू में लेकर के वहां से मान लो पास हो जाते हो, कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो ओपन स्कूल से जाकर के पास कर लेते हो। तो ये जो मैथमेटिक्स में आपने कहोगे कि नहीं सर यहाँ से मैंने जो है ओपन स्कूल से मैंने मैथमेटिक्स भी पास किया है, तो ये वाला भी मेरा कंसीडर करिए, तो ये कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि आपने एक ही बोर्ड का लिया जाएगा। यहाँ पर ये जो आपने CBSE बोर्ड से आपने 5 सब्जेक्ट लिए थे, पास किए थे, तो उसी को मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है उसी के आधार पर तय किया जाएगा। जो आपने बाद में किसी और जगह से कर लिया है तो उसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो अगला, आगे बात करते, देखो टेस्ट पेपर सिलेक्शन। तो टेस्ट पेपर आपने पहले भी देखा ही होगा, क्योंकि आपने अगर एग्जाम दिया है तो टेस्ट पेपर के बारे में आपको पहले से आइडिया होगा ही। जनरली क्या होता है, यहाँ पर एक लैंग्वेज और 3 डोमेन लेना होता है, या फिर 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन लेना होता है, मतलब 4 टेस्ट पेपर आपको जनरली लेने होते हैं। तो 4 टेस्ट पेपर में आप समझ जाओ कि आपका जो कट ऑफ बनेगा वो जनरली, क्योंकि 4 टेस्ट पेपर हो गया तो 1000 नंबर पे बनता है। कितने नंबर पे? 1000 नंबर पे आपका कट ऑफ बनता है, और 1000 में से अगर आप 900 प्लस ले आते हो, 900 क्रॉस कर जाते हो, तो आपको नॉर्थ कैंपस के बहुत बढ़िया से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है।
तो ये हो गया यहाँ पर। आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पर कि बंगाली जैसे ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में क्या होगा, एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो, या बंगाली ले लो तो और अच्छी बात है, बंगाली, और 3 आपको डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, वही चीज मैंने बता दिया है, सब में वही है कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन ले सकते हो, या फिर इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में लेना है आपको, इंग्लिश BA इंग्लिश करना है तो आपको, मतलब देखो इंग्लिश लेना है तो आपको इंग्लिश CUT में अपीयर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि अगर आपको BA इंग्लिश करना है तो आपको इंग्लिश लेना बहुत जरूरी है, इंग्लिश नहीं लोगे लैंग्वेज तो आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हो, और 3 डोमेन है, या फिर इंग्लिश के साथ एक और लैंग्वेज ले सकते हो, मान लो इंग्लिश का हिंदी ले लिया और यहाँ पर 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लिया। आई होप कि आपको समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स है तो इसमें भी है कि भाई एक लैंग्वेज लेना होगा, फिर आप मैथमेटिक्स लेना जरूरी है इकोनॉमिक्स के लिए, और 2 और डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना होगा। फिर यहाँ पर आ गया हिस्ट्री, तो वही चीज है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन ले सकते हो, ठीक है। ये BA के बारे में बात करें, सब में वो लगभग वैसा ही है। अच्छा, हिंदी से करना है तो आपको हिंदी पत्रकारिता करना है तो हिंदी लेना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये सब मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूं। जैसे इंग्लिश जर्नलिज्म करना है तो इंग्लिश लेना जरूरी होता है। एंथ्रोपोलॉजी है तो अब ये BSc वाला आ गया, तो इसमें क्या है, सिर्फ आपको 3 डोमेन लेने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें से कोई एक ले सकते हो, और यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसमें से कोई एक, मतलब कि PCB लेना आपको जरूरी है। और एक और चीज कि आपको एक लैंग्वेज भी लेना होगा, लैंग्वेज जो है पासिंग उसमें होता है, मतलब पास करना है बस, उसमें आपको उसके मार्क्स जो है वो जुड़ेंगे नहीं, यानी कि BSc का जो कट ऑफ बनता है BSc के कोर्सेज का वो 750 नंबर पे बनता है, लेकिन लैंग्वेज लेना कंपलसरी है, आपको उसका एग्जाम देना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो कट ऑफ बनेगा वो 750 पे बनेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। वैसे ही बायोकेमिस्ट्री का भी है, ठीक है, वैसे ही बॉटनी का है, ठीक है, सब में 3-3 लेने। कंप्यूटर साइंस, अच्छा कंप्यूटर साइंस, ये जो कंप्यूटर साइंस है और जो मैथ्स है आपका BSc मैथ्स, और आपका एक और है BSc मैथ्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, एक और है अभी आगे जाएगा स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है और मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है। अभी जो बताया कि BSc में क्या होता है 750 नंबर पर कट ऑफ बनता है, लेकिन ये 3 कोर्स ऐसे हैं जिसमें जो आपका लैंग्वेज के मार्क्स होते हैं वो भी काउंट किए जाते हैं, तो इसमें जो कट ऑफ बनता है वो 1000 नंबर पे बनता है, क्योंकि लैंग्वेज के मार्क्स इसमें मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं। बाद बाकी जो BSc के कोर्सेज उसमें जो है लैंग्वेज के मार्क्स बस क्वालिफाइंग होते हैं, उसका मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इन तीनों में जुड़ते हैं। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, क्योंकि अगर इस पर बहुत ज्यादा बात करेंगे तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एनी वन लैंग्वेज यहाँ पर बीकॉम के देख लेते हैं, बीकॉम ऑनर्स है, जब बीकॉम ऑनर्स करोगे तो एक लैंग्वेज और मैथमेटिक्स लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स के जगह पे आपको अकाउंटेंसी भी ले सकते हो, उससे भी काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और BMS है तो यहाँ भी मैथमेटिक्स लेना जरूरी है, जनरल टेस्ट इसमें लेना पड़ेगा आपको, ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे आपने टेस्ट पेपर, क्योंकि अब तो आपने टेस्ट पेपर चुन लिया होगा, अब तो एग्जाम अभी हो रहा है, अभी तो कुछ एग्जाम बचे भी हैं, तो अभी एग्जाम चल रहा है, ठीक है, तो एग्जाम आपने अगर दे दिया है तो आपने टेस्ट पेपर ऑलरेडी, मतलब CUT के फॉर्म भरते समय आपने चुना होगा, तो अब तो उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आपने जो ले लिया होगा उसके अनुसार आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अभी एक चीज और बता देता हूँ आपको कि DU में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एक और यहाँ पर क्राइटेरिया है कि देखो, एक होता है 12th, ठीक है, एक होता है CUET, क्योंकि CUT के थ्रू मतलब 12th पास करना जरूरी है, साथ ही साथ CUT का एग्जाम देना भी जरूरी है, तभी आप जाकर के DU में एडमिशन ले पाओगे। अब क्या है कि जैसे बात करते हैं 12th में, तो 12th में आपने मान लो कि फिजिक्स पढ़ा था, केमिस्ट्री पढ़ा था और बायोलॉजी पढ़ा था, ठीक है, और मान लो आपने हिंदी भी पढ़ा था और इंग्लिश भी पढ़ा था, ठीक। अब CUET में अगर मान लो कि DU में आपको पहुंचना है, DU में, तो CUET में आप टेस्ट पेपर सेलेक्ट करते हो, मैक्सिमम 5 कर सकते हो। तो अगर आपको यहां पर CUET में टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना है तो आपको इसी में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो आप जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हो, आप हिंदी ले सकते हो, चाहो तो आप इंग्लिश भी ले सकते हो, ठीक है, इसी में से कोई एक ले सकते हो। अगर मान लो कि आपका मन किया कि नहीं हम ना हिस्ट्री पॉलिटी ले लेते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, आपने हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ले लिया, तो आप दूसरे जगह एडमिशन ले सकते हो, कहीं और एडमिशन ले सकते हो दूसरे यूनिवर्सिटीज में, लेकिन DU में एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि DU कहती है कि भाई हम यहाँ पर सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे, सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे, और जो आपने क्लास 12th में लिया था सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट आपको CUT में लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये दोनों यहां पर बराबर लिख देना, इसका मतलब हो जाएगा कि जो क्लास 12th में लिए थे वही आपको CUT में लेना है। जैसे आपने हिंदी अगर लिया था तो हिंदी ही आपको यहां लेना है, हिस्ट्री लिया था, मतलब सॉरी हिंदी इंग्लिश लिया था तो इंग्लिश लेना जरूरी है, ठीक है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया था तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना है। तो ये मैपिंग होना जरूरी है, जो आपने 12th में लिया था वही CUT में लेना, नहीं तो फिर आप DU में एडमिशन नहीं ले पाओगे। भले आपको किसी भी कोर्स में लेना हो, मान लो आपने साइंस से आपने 12th किया, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री लिया था ये सब, लेकिन साइंस मतलब यहाँ पे लिया था, उसके बाद मान लो कि आपको BA में एडमिशन लेना है, तब भी आपको यही वाले सब्जेक्ट लेने हैं DU में एडमिशन लेने के लिए। आप चाहे यहाँ पर BSc में एडमिशन लेना चाहो DU में, चाहे आप BA में लेना चाहो, चाहे आप BCom में लेना चाहो, आपको जो टेस्ट पेपर चुनना होता है वो यही वाला चुनना होता है जो आपने 12th में पढ़े हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर सीट्स, फी और हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ
सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये देखो अब होता क्या है, सॉरी फी के बारे में बात कर रहे हैं। होता क्या है यहाँ पर कि अलग अलग कॉलेज हैं, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज हैं, 70+ कॉलेजेस हैं। तो अब इतने कॉलेज हैं तो हर कॉलेज का अपना अलग अलग कोर्स है, क्योंकि हर कॉलेज में देखो यहाँ पर अलग अलग कोर्स है, दूसरे कॉलेज में दूसरे कोर्स होंगे, तो उनका अलग अलग फी है। देखो जैसे यहाँ पर क्या है कि अनरिजर्व्ड ओबीसी माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर कितना है, 16,890 रुपए है। कौन से कोर्स का, ये आपका बीकॉम का जो कोर्स है दौलत राम कॉलेज में, इसका जो फी है वो कितना है, 16,890 रुपए है। और ये एनुअल फी है आपका 16,890 रुपए। एससी के लिए भी 16,890 है, एसटी के लिए भी 16,890 रुपए है, और पीडब्ल्यूडी के लिए कितना है, 1,155 रुपए। तो ये आप देख रहे हो, क्योंकि अब देखो इतना सारा कॉलेज है ना, आप स्क्रीनशॉट लेना, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज का जब भी आएगा तो उस कॉलेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर देखो 36,000 बीकॉम ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, जैसे देखो कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है उसका ज्यादा होगा, बीएमएस का जो कोर्स है उसका भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज जो आ जाते हैं ना, कई बार उनके जो फी है वो ज्यादा रहते हैं, और जैसे बीए के कोर्स हैं बीएससी के तो उनके थोड़े कम रहते हैं, ठीक है। जैसे ये बीए का है तो बीए ऑनर्स का जो कोर्स है इसमें देखोगे 9,996 रुपए है। तो कॉलेज वाइज भी आपका डिफर करेगा कोर्स का फी, और आपका कोर्स वाइज भी डिफर करेगा, ठीक है। तो कुछ कोर्सेज है जिनके फी ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कोर्सेज के कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कौन सा कोर्स है कौन सा कॉलेज है, ठीक है। तो ये आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसका आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इतना मैं एक एक कोर्स का पढ़ूंगा तो भाई वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये देख लो फी, जैसे ये कंप्यूटर साइंस का कोर्स है, यहाँ पर देखो कंप्यूटर साइंस का कोर्स है हंसराज कॉलेज में, इसका फी कितना है, 48,735 रुपए है, ठीक है। तो किसी कोर्स का ज्यादा भी होगा, किसी कोर्स का कम भी होगा। ओके, यहाँ पर देखो ये फूड टेक्नोलॉजी जो बीएससी ऑनर्स है इसका कितना फी है, 39,995, यानी कि 50,000, सॉरी 40,000, लगभग 40,000। तो उसी तरीके से यहाँ पर सारे अलग अलग कॉलेज हैं, उनका अलग अलग फी है। तो ये फी आप देख लो, तो मतलब ये फी जो लगभग 6 से 7,000 से शुरू होता है फी, और वो लगभग 50,000 तक चला जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये रही बात फी की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीट्स की। तो सीट्स में भी वैसा ही है कि जैसे एक कॉलेज है जाकिर हुसैन कॉलेज, यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 12 सीट है, ओबीसी एनसीएल के लिए 8 सीट है, एससी के लिए 4 सीट है। तो ऐसे करके अलग अलग कॉलेज में और अलग अलग कोर्स वाइज यहाँ पर अलग अलग सीट्स है, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये कोर्स है बीए ऑनर्स अरेबिक में, तो ये एक कॉलेज है जहाँ पर बीए ऑनर्स अरेबिक होता है, उसमें कितने सीट्स है वह बताया गया। बीए ऑनर्स बंगाली में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप जो है मिरांडा हाउस में ले सकते हो, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में, और उनके सीट्स लिखे हुए हैं। फिर बीए ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हो तो इतने सारे कॉलेजेस हैं जहां पर बीए ऑनर्स इंग्लिश का कोर्स होता है, और इनका सीट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा सीट मैट्रिक्स आपको बताया गया। तो इंग्लिश का कोर्स तो 48 कॉलेज में टोटल होता है, देख लो 48। फ्रेंच कहाँ पे होता है, तो ये केवल एक ही जगह होगा, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मैनिक एंड रोमांस स्टडीज, बहुत बढ़िया, ठीक है। बीए ऑनर्स जर्मन, तो ये जर्मन यहाँ वहीं पे होगा, जर्मन भी, ठीक है। हिंदी देखो तो हिंदी भी कई जगह है, बहुत जगह है, टोटल 42 दिख रहा है, 42, यहाँ भी 48 है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप बुलेटिन डाउनलोड कर लेना डीयू का, वहां से आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा है, क्योंकि अब एक एक पढ़ूंगा तो भाई वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी, इतने सारे कोर्सेज हैं, मतलब पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक कोर्सेज का आपको बताऊं सीट्स। ये देखो हिस्ट्री हो गया, ये ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का जर्नलिज्म का कोर्स है, उसका कम्युनिकेशन का कोर्स, ठीक है। ये सोशल वर्क का बीए प्रोग्राम का कोर्स कहाँ कहाँ पे होता है, ये सब है। फिर यहाँ पर साइंस वाले कोर्सेज का आ गया, ठीक है। ये देख लो सीट मैट्रिक्स आपको यहाँ पूरा दिख रहा है, बीएससी ऑनर्स होम साइंसेज का, ओके। कितने सीट्स हैं ये सब आपको दिख रहा है। ये फिर कॉमर्स का आ गया, बीए ऑनर्स का, बीबीए बीएफए जो भी कोर्स था वो सारे कोर्सेज का आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, हमने दिखाया आपको कि भाई कितना सीट्स है, वो सब कुछ है। ये आप बुलेटिन डाउनलोड करके वहां से भी देख सकते हो साफ साफ, ठीक है, अगर इसमें क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। अब चल बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल के बारे में देखोगे कि यहाँ पर हॉस्टल है, ठीक है, आपको हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। हेल्थ सेंटर भी है, यहाँ पर देख सकते हो हेल्थ सेंटर भी है, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस भी है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी प्रेस भी है, इनका गेस्ट हाउस भी है, और बहुत सारे फेस्ट भी होते रहते हैं डीयू में, तो वो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब मौके आपके बहुत मिलेंगे डीयू में, ऐसा नहीं कि आपको मौका नहीं मिलेगा। कॉलेज बढ़िया बढ़िया कॉलेज हैं, भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजेस हैं यहाँ पर, तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। अगर आप मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना चाहते हो उसमें भी आपको बहुत मौके मिलेंगे, ठीक है। अब हॉस्टल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हॉस्टल देख सकते हो, जैसे ये राजीव गांधी हॉस्टल फॉर गर्ल्स, तो ये गर्ल्स के लिए हॉस्टल है,
अब देखिए कि इसमें फी कितनी लगती है, ये सब देख लेते हैं। जैसे कि अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पर नहीं, ये देखो फी स्ट्रक्चर, ठीक है, एडमिशन कैसे होगा वो देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। इसमें हम फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये कितना फी है, देखो कॉशन मनी आपसे 7,000 जमा करवाया जाएगा। फिर यहाँ पर जो है एडमिशन फी जो कितना है वो 200 रुपये है। हॉस्टल डेवलपमेंट चार्जेस लिया जाएगा आपका 600। आइडेंटिटी कार्ड एंड नाइट लीव बुक जो है उसके लिए 60 रुपये। ये जो हेल्थ सेंटर चार्जेस है, मतलब उनका हेल्थ सेंटर होगा कुछ तो उसके लिए 240 रुपये। कल्चरल एक्टिविटी जो होगा स्पोर्ट्स फी उसके लिए 1250 रुपये। अदर फी चार्ज सब मिला करके जो है 8100 रुपये। टोटल जो लगेगा आपका वो जो है कितना है, ये जो है एनुअल चार्ज आपको लगेगा, 1 साल का चार्ज है, ठीक है। ये टोटल आपका हो जाएगा कितना, 10,450 और ये कॉशन मनी 7,000 अलग से है, ठीक है। 10,450 ये हो गया। फिर क्वार्टरली चार्ज, मतलब हर 3 महीने पे जो आपका लगेगा, क्वार्टरली मतलब एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो हर 3 महीने पे आपका जो फी लगेगा वो यहाँ पर एक रूम रेंट 300 रुपये, हाउस कीपिंग सिक्योरिटी एक्सपेंस जो है 4,960 रुपये है, गार्डन एंड लॉन का मेंटेनेंस करने के लिए 600 रुपये, अदर मिसलेनियस में 3200 रुपये, यानी कि 9,060 रुपये आपका और लगेगा हर 3 महीने पे 9,060 रुपये। तो ये टोटल हो गया, मतलब 9 चौको 36,000 ये हो गया, और एनुअली आपका 10,000, तो 36 10 46,000 ये हो गया। तो ये टोटल तो आपका हॉस्टल का हो गया 1 साल का, ठीक है। 7,000 अगर कॉशन मनी जोड़ लो तो 40 मतलब 50 पार हो गया, ठीक है। तो ये 50,000 पार हो गया आपका साल भर के रहने का जो भी है। अब खाने का पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा, तो मेस एडवांस में आपको 3500 रुपये ले लिया जाएगा, और मंथली जो बिल आपका आएगा वो जो है इंक्लूडिंग 5% जीएसटी, देख रहे हो जीएसटी भी लगता है यहाँ पे। बीएचयू में तो जीएसटी जैसा कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे जीएसटी लगता है। तो ये 2,828 रुपये आपका मंथली मेस बिल आएगा, मतलब 3,000 रुपये लगभग हो गया। तो ये ऊपर क्या है, मतलब मेस एडवांस 1 टाइम, मतलब एडवांस में आपसे 3500 रुपये जमा करवा लिया जाएगा, फिर मंथली बिल जो आएगा वो लगभग 3,000 रुपये आएगा। तो 12 × 36,000 ये हो गया। 50,000 पीछे मैंने करवा दिया था, बताया आपको 50,000 और ये कितना हो गया 12 × 36, तो 50 और 36 मतलब 80, टोटल मिला करके आप 1 लाख मान सकते हो, मतलब कुछ खर्चे आपके भी तो होंगे अलग से। तो 1 लाख रुपए आपका रहने का खर्चा यहाँ पर हो जाएगा लगभग, अगर हॉस्टल में रहते हो तो। बाहर रहते हो तो बाहर भी वही है, मतलब रूम लोगे तो 2 लोग मान लो रहते हो तो वहाँ का रूम रेंट भी काफ़ी ज़्यादा ही है। और गर्ल्स का जो रूम होता है अगर पीजी लेते हो तो उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। वो सिक्योरिटी के नाम पे थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, फी चार्जेस बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए फिर और भी हो जाएगा, फी आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे और भी कुछ फी है भाई, ऐसे करके आप खुद देखो कितना फी है, आप समझ सकते हो फी के बारे में, लगभग लाख रुपए लगभग समझ लेना। और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सब आपका हो जाएगा, फी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये क्या है, फॉरेन स्टूडेंट एक्सेप्ट तिबेटियन स्टूडेंट विल हैव टू पे 23,958 एज 1 टाइम पेमेंट, नॉन रिफंडेबल, मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है ये, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अच्छा, एक ही हॉस्टल का बताया है, और भी हॉस्टल थे, ना, अभी कहाँ चला गया हॉस्टल। ये देखो, जैसे इसमें जितने हॉस्टल हैं सारे गर्ल्स के लिए हैं क्या, सी वुमेन के लिए है, कोई और उठा लें। चलो, ये जैसे जुबली हॉल लेते हैं, ठीक है, इसका कितना फी है देख लेते हैं थोड़ा सा। आप सब चेक कर सकते हो जा करके वेबसाइट पे, बट मैं 1-2 का देख लेता हूँ कितना है इसका फी। अब अगर ये ओपन हो जाए तब तो क्या हो गया इसको, ये वीडियो मैं समझ सकता हूँ थोड़ी लंबी हो गई होगी, क्योंकि ड्यू है, ड्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक है। ये ओपन नहीं हो रहा है, चलो आइडिया तो आपको मिल गया है, ठीक है, आइडिया दे ही दिया है। और कुछ ओपन कर लेते हैं, वो नहीं रहा ओपन, क्या होगा इसको, क्या है ये, कोई बात नहीं। अब लगता है कि इसमें हमको और आगे जाना पड़ेगा, तो अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मतलब आइडिया आपको दे दिया है, मतलब लाख रुपए आप समझ के चलना लगभग खर्च आपका बैठ जाएगा 1 साल का, और कॉलेज का फी तो अलग से था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, और ये भी बताया कि भाई यहाँ पर हमारा कोर्स आ चुका है। आपका कोई भाई बंधु तैयारी करना चाहता है 2027 के लिए, तो उनको हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। और अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना, उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।